नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन करीब एक दशक पहले देश में भगवा आतंक का शब्द की खोज हुई। इस शब्द का इजाद, खोज का आरोप दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जैसे धुरंधर कांग्रेस नेताओं पर है। लेकिन क्या यही भगवा आतंक की थ्योरी कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है? क्योंकि जिस प्रज्ञा ठाकुर को भगवा आतंक का चेहरा बनाकर पेश करने की इस मुल्क में कोशिश हुई, वो अब खुद दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतर पड़ी हैं। अखाड़ा भोपाल की सीट का है, जहां 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहरा रही है। प्रज्ञा ठाकुर साफ कह रही हैं कि अब पूरा हिसाब किताब होगा इस देश के अंदर, और बीजेपी से धर्म युद्ध बता रही है। तो वही दिग्विजय सिंह बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ना आवाज में पुरानी तलखी है, ना अंदाज में वो पैनापन। वो खुद को धार्मिक व्यक्ति बता रहे हैं। तो क्या बीजेपी के इस दांव ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया है? इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जिसकी अगुवाई में हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसा शब्द इजाद हुआ, क्या बीजेपी का यह धर्म युद्ध है? क्योंकि बीजेपी भोपाल का संदेश पूरे देश में पहुंचाने में जुट गई है। और आज प्रज्ञा ठाकुर अपनी आप बीती सुनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो भी पड़ी। उन्होंने कहा, मैं वही रहती थी लेकिन मारने वाले बदल जाते थे। रात से सुबह होती थी, सुबह से रात होती थी, लेकिन मेरी पिटाई बंद नहीं होती थी। तो आज इस धर्म युद्ध पर 2019 के देश का सबसे बड़ा शो आर पार जनता जनार्दन के बीच से लाइव होगा अब से। और देखिए ये रिपोर्ट आप। ये तो राजनीति है और युद्ध है, धर्म युद्ध है। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। ये जो बेल्ट मारते थे, पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे, और ये दिन और रात भी होते थे। भोपाल लोकसभा सीट अब बेहद हाई प्रोफाइल हो गई है। बीजेपी ने इस सीट से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। विधर्मी कभी भी अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नहीं होती, उसके अंदर धर्म नहीं होता। वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो 2008 के मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी हैं, भोपाल में उनकी टक्कर दिग्विजय सिंह से होगी। वही दिग्विजय सिंह जिन्हें बीजेपी आतंकवाद के नाम पर हिंदुओं को बदनाम करने वाला बताती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ये भगवा टेरर के शब्द के जन्मदाता दिग्विजय के खिलाफ भोपाल से चुनाव लड़ाकर दिग्विजय के सामने मैदान में उतारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भोपाल लोकसभा सीट 1989 से बीजेपी का गढ़ रही है। दिग्विजय सिंह के सामने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के आने से बात अब धर्म और अधर्म पर आ गई है। धर्म की जीत होगी, और जो धर्म का सिर्फ नाटक करते हैं वो अधर्म भी है। दिग्विजय सिंह की जुबान में अब वो तलखी नहीं है जो मालेगांव ब्लास्ट के बाद थी। तो क्या प्रज्ञा ठाकुर के जरिए बीजेपी कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका देने जा रही है? दिग्विजय हारे तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी फजीहत होगी। मेरे इधर साधु है, उधर साध्वी है। वहां भी भारत का पार्लियामेंट साधु और साध्वी का बन जाए, और हम लोग सब पॉलिटिशियंस घर में बैठे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीते कुछ महीनों से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिला भी। माना जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। एक बैकग्राउंड तो जो है वो कोई ठीक नहीं है। जो लोग एक्यूज है मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस में, उनके बारे में सब सच्चाई सामने है। सरकारी वकील ने अपना बयान रोहिणी सालियान ने दिया था। बड़ी गंभीर बात है, लोग तय करें क्या ठीक है।
हिंदू धर्म को एक तरह से जलील करने की, आतंकवाद परंपरा बनाने की एक जो कांग्रेस के द्वारा दिग्विजय सिंह को चेहरा बनाकर एक साजिश रचा गया, उस साजिश के खिलाफ हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति संकेतों का खेल है और प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारना बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि बात सीधे हिंदू भावनाओं से जुड़ी है। तो क्या 2019 की लड़ाई अब हिंदुत्व वर्सेस भगवा आतंकवाद पर ही लड़ी जाएगी? इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी बहस आर पार, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का धर्म युद्ध। और अब विश्लेषण, वो विश्लेषण जो कि बीजेपी के धर्म युद्ध का विश्लेषण है। प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारना मुखर हिंदुत्व पर यह सबसे बड़ा दांव बीजेपी का माना जा सकता है। कांग्रेस को भगवा आतंकवाद के जाल में फंसाने की एक बार फिर कोशिश होगी। भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर बैकफुट पर है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी ने भगवा आतंक की थ्योरी ध्वस्त करने का यह दांव चला है, क्योंकि जिस सेफरन टेररिज्म को कांग्रेस के शासन में बहुत बढ़ाया गया, दो होम मिनिस्टर ने यह बात बोली, दिग्विजय सिंह ने यह बात बोली, उसको बिल्कुल सफाई करने का यह प्रयास भी है। राहुल गांधी का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड फेल हो सकता है। एक पॉलिटिकल पंडित अनुमान लगा रहे हैं, क्या भोपाल के धर्म युद्ध से तय होगी भारतवर्ष की भी तस्वीर? वाकई ये बड़ी बात है। और मेरे साथ इस समय जनता जनार्दन है, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राकेश सिन्हा है, सांसद है और भगवा आतंकवाद पर मुखर रूप से जब से यह थ्योरी बनाई गई है, जब से यह थ्योरी लिखी गई है, राकेश सिन्हा मुखर रूप से लिखते आ रहे हैं दशकों से, इसलिए आपका अभिनंदन है। मेरे साथ अजय गौतम साहब है, संस्थापक हम हिंदू के। इन्होंने आप बीती देखी है प्रज्ञा ठाकुर की, आज एक गवाह के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ फारूक खान साहब हैं, जाने माने वकील हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ महमूद प्राचा हैं, जाने माने ये भी वकील हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और समर्थक भी हैं, आपका भी स्वागत है। मैं राकेश सिन्हा आपके पास आता हूं। जब से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी आई, जब से भगवा आतंकवाद की थ्योरी आई, राकेश सिन्हा आप लिखते रहे, आप बोलते रहे, ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। लेकिन आज 2019 के चुनाव में इसे धर्म युद्ध बनाकर बीजेपी ने भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा है। लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि एक आतंकी को मैदान में उतारा गया है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं एक पुस्तक को उद्धृत करूंगा। वीआरवी मनी की एक किताब है, जो होम मिनिस्ट्री में काम करते थे, उन्होंने हिंदू टेरर होम मिनिस्ट्री का इनसाइड स्टोरी लिखा है। वे इस बात के गवाह थे किस प्रकार से गृह मंत्री के कमरे में बैठकर हिंदू टेररिज्म का पूरा थ्योरी गढ़ा गया। और उस किताब को हर किसी को पढ़ना चाहिए, जानने के लिए कैसे इस्लामिक टेरर के समानांतर एक हिंदू टेरर खड़ा करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनका अपीजमेंट करने के लिए एक हिंदू टेरर का थ्योरी गढ़ा गया। अब मैं दो बातें कहना चाहता हूं दिग्विजय सिंह के बारे में। 26/11 की घटना हुई, पूरी दुनिया ने कहा वो पाकिस्तान के द्वारा हुआ, सभी उसके एविडेंस मिले और दिग्विजय सिंह ने एक पुस्तक का विमोचन किया। अजीज बर्नी ने पुस्तक लिखी थी 26/11 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, 26/11 आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, अर्थात 26/11 की मुंबई की घटना आरएसएस ने करवाई, जिस बात को लेकर प्राचा जैसे लोग पूरी दुनिया में घूम घूम कर कह रहे हैं कि आरएसएस का इसमें हाथ था। एक दूसरा, अमीश जी आपने इस पर कई डिबेट किए। समझौता एक्सप्रेस पर यूनाइटेड नेशन ने भारत से कहा कि हमको कहिए दाऊद के खिलाफ एविडेंस दें। सीबीआई के पास एविडेंस था और यूपीए की सरकार ने कहा हम एविडेंस नहीं देंगे। समझौता एक्सप्रेस में संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के लोग, अमेरिका की एजेंसियां कह रही थी ये पाकिस्तान ने करवाया, और हिंदुस्तान में बैठ कर यूपीए सरकार कह रही थी हिंदुस्तान ने करवाया। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, भोपाल पर जो लोग आतंकी कह रहे हैं प्रज्ञा ठाकुर को, जो लोग प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कांग्रेस हिंदुओं के विरोध में काम करती है, जो आतंकी कह रहे हैं वे जाकिर नायक को शांति का दूत कहते थे जी। अब पूछ लिए, जो इनको आतंकी कह रहे हैं वो ओसामा के मरने पर शोक मना रहे थे, वो हाफिज सईद को शहीद जी कह रहे हैं। ऐसे लोग यदि प्रज्ञा को आतंकी कह रहे हैं, ये प्रज्ञा के लिए प्रमाण पत्र है। प्रज्ञा राष्ट्रवादी हैं, हिंदू समाज संस्कृति की प्रतिनिधित्व करती हैं। चूंकि प्रज्ञा का नाम जदी
मारिया और सुल्ताना होता तो शायद दिग्विजय सिंह और प्राचा जैसे लोग ऐसी बात नहीं ठीक है, आपने प्राचा साहब पे अटैक करा बार बार, मैं प्राचा साहब पे भी आऊंगा। फारूक खान साहब, मैं आपके पास आता हूं। बहुत सीधा सवाल, साफ गोई का सवाल, क्या ये बीजेपी का धर्म युद्ध है 2019 के लिए या फिर वोट युद्ध है? देखिए, मेरे आदरणीय बड़े भाई सिन्हा साहब कह रहे थे, बहुत सारे नाम गिनवाए, उसी समय एक और भी नाम था, माननीय आर.के. सिंह साहब का। तब वो गृह सचिव थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, टेलीविजन पे उनका इंटरव्यू है, आपको भी याद होगा, जो इस चीज को लेके आए थे। आज वो इसी सरकार में मंत्री भी हैं और दोबारा आरा से, बिहार से चुनाव भी लड़ रहे हैं। जी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, आतंक होता है। एक वकील होने के नाते मैं ये जानता हूं कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते वो आदमी इनोसेंट है। ये हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, इस देश का, संविधान का राज है इस देश में। अब इशू क्या आता है, मेरे सवाल का जवाब मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं जी। मुझे भी उतना ही समय दीजिए, बिल्कुल उतना ही समय मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूं, देखिए बात यहां पे पॉलिटिकल मोरालिटी की है जी। आप बस अमीश भाई दिल पे हाथ रख के पूछ लीजिए, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने और किसी पार्टी ने अगर किसी टेरर एक्यूज पे मुकदमा, अगर टिकट दिया होता, भाजपा अपने गले से चिल्ला चिल्ला के खून निकाल देती कि आतंकवादी है, देशद्रोही है, ये है, वो है। सुनिए, हमारा हमारा मामला, 10 सेकंड आपके बचे हुए हैं, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। हमारा मामला ये है, हम जो करें वो बहुत बढ़िया, वो चमत्कार है, लेकिन दूसरा करेगा तो वो गलत है, वो गलत है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भगवा आतंक है, आप कह रहे हैं हिंदू आतंक है, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? एक मिनट गौरव भाटिया, मैं मौका दूंगा आपको। मैं कहता हूं आतंकवाद न भगवा आतंकवाद है, न इस्लामिक आतंकवाद है। आतंकवाद हम सबको समझना होगा, आतंकवाद एक कैंसर है। सातवीं प्रज्ञा को तो कोर्ट ने ही रिलीफ दिया ना, आप वकील है तो कोर्ट को मानेंगे? बिल्कुल मानूंगा। तो अब मैं जवाब देता हूं आपको। एक सेकंड, उस कोर्ट ने बोला सबूत नहीं है, कोर्ट ने बोला सबूत नहीं है ना। जस्टिस टेकले का, जस्टिस मधुसूदन का जजमेंट पढ़ लीजिए। एनआईए ने जाके ये कहा कोर्ट में कि मुकदमा वापस लेना। एक मिनट नहीं माना, एक मिनट रुकिए, गलत नहीं माना। कोर्ट ने क्या माना? मैं बता रहा हूं आपको, एनआईए ने कहा मुकदमा वापस लेना है, कोर्ट ने कहा। आप साध्वी प्रज्ञा को आतंकी मानते हैं क्या? नहीं, साध्वी प्रज्ञा को आप आतंकी मानते हैं, क्या मानते हैं? आमिश भाई, एक वकील, क्या मानते हैं? एक मिनट रुक जाइए। एक वकील होने के नाते जब तक कोर्ट सजा नहीं देगी मैं नहीं मानूंगा। मैं साध्वी प्रज्ञा को भी नहीं मानूंगा और उन मुसलमान नौजवानों को भी नहीं मानूंगा जिनको आपने जेल में बंद कर रखा। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट है गौरव भाटिया, ठीक है, आप अपनी 10 सेकंड में बात रखिए। मैं इतना ही कहता हूं, मेमन जब ये जो आतंकवादी साबित हो गया, उसको फांसी दी जा रही थी, तो 4 बजे सुबह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले लोग कौन थे? निर्णय कर लीजिए, वो राष्ट्रवादी हैं कि हम राष्ट्रवादी? ठीक है गौरव भाटिया, यहाँ पे बड़ी वकालत की बात हुई, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हाफिज सईद जैसा पाकिस्तान में, साध्वी प्रज्ञा यहां पर। देखिए, आज आपकी डिबेट में एक अहम बात तय हो जानी चाहिए कि आतंकवाद का धर्म होता है या नहीं होता है। और अगर ये लोग हिंदू आतंकवाद का आविष्कार 2008 में इसलिए करते हैं कि 2009 में चुनाव आने हैं और सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति करके एक धर्म विशेष के लोगों का मत ले, तो मैं कहता हूं जितनी बार आतंकवादी पकड़ा जाए और उसका कहीं ना कहीं मुसलमान हो तो कहिए इस्लामिक आतंकवाद है, वो नहीं कहेंगे। आज बड़ी बात क्या है, साध्वी प्रज्ञा जी का मैं बेल ऑर्डर इसीलिए लेके आया हूं, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का है। इन्होंने एनआईए को बहलाया, इन्होंने जांच एजेंसियों को घुमाया, लेकिन तथ्य नहीं मिले और प्रथम दृष्टया बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कोई प्रमाण नहीं है, बेल मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल आज ये है कि 8 साल वो महिला प्रताड़ित रही, जेल में रही, उसके 8 साल क्या 8 दिन भी आप लौटा पाएंगे? केवल उसका एक दोष था कि वो हिंदू थी और इसलिए उसे प्रताड़ित किया गया। और कर्नल पुरोहित हमारे देश के लिए जो अपनी जान देने के लिए तैयार था, वो 10 साल जेल में रहे केवल इसी हिंदू आतंकवाद का जो आविष्कार हुआ उसकी वजह से। मेरा 10 सेकंड में जवाब, ये धर्म युद्ध है या वोट युद्ध है आपके लिए? ये भारत की जो पंथ निरपेक्षता है उसका युद्ध है। यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये हम डंके की चोट पे कहेंगे, लेकिन हिंदू को अगर द्वितीय श्रेणी का आप नागरिक बनाओगे तो उसके खिलाफ खुलेआम लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है महमूद प्राचा, आपके पास मैं आता हूं। ये बीजेपी कह रही है ये धर्म युद्ध नहीं, ये देश के लिए युद्ध है। क्या आपको लगता है, जैसा बाकी विपक्षी दल कह रहे हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि
इसको लाकर बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जो ओवैसी साहब हैं वो भी रिटोरिक पे बात करेंगे और जो हमारे सिन्हा साहब हैं वो भी रिटोरिक पे बात करेंगे, फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखिए, देख जानकारी मुझे आई। गौरव जी, नहीं मेरे भाई हैं बोले, लेकिन कांग्रेस मेरा समय जाएगा, फिर मैं वही मैदान छोड़ के भाग गई। हिंदू आतंकवाद का डिबेट से गायब हो गए। बताइए, ठीक है गौरव, उनका टर्म है, आपका 1 मिनट दोबारा शुरू होता है। 10 सेकंड एक्स्ट्रा मेरे ठीक है, आप ठीक है, लेकिन अब गौरव रुकिए, इनके भी दे दीजिए, प्राचा साहब दीजिए, बोलिए, दीजिएगा 20 सेकंड दे दीजिए, 20 सेकंड दे, मुस्कुराहट बनाए रखिए हम लोग भाई भाई। अब प्लीज 1 मिनट 20 सेकंड इनके, बिल्कुल। हाँ, तो अभी हमारे फारूक साहब ने भी एक बात कही, बहुत अहम बात कही थी। कोई भी पॉलिटिकल लीडर, झिंदे साहब जो थे, उन्होंने 2013 मार्च में ये भगवा आतंकवाद की बात कही थी। उस समय होम सेक्रेटरी कौन थे जिनका साहब का नाम लिया था? अभी आरके, उन्होंने ये तथ्य फाइंड आउट करके उनको बताया, तभी तो बोले होंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप तो ब्यूरोक्रेट से बोलती है। और उनको तुष्टिकरण करने के लिए, उनकी जबान चुप रखने के लिए उनको मंत्री बनाया गया। ये हमें नजर आता है। जो बाहर बैठे लोग हैं, अंदर की बात तो यही जानते होंगे। अब जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर जो हैं, वो एक आतंकवाद की आरोपी हैं। कोई उनको आतंकवादी नहीं कहता हमारी तरफ से, ये बात मैं क्लियर करता हूं, फिर क्लियर कर रहा हूं। उसी प्रकार से जो सैकड़ों दलित, SC, ST और मुस्लिम बच्चे और सिख बच्चे जो जेलों में बंद हैं, वो भी आतंकवाद के आरोपी हैं। जब तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हो जाती, उनको भी उसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है जैसे साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर को। दोनों को बराबर का न्याय मिलना चाहिए। उनके बारे में इनको सही बात। तीसरी बात, आप रेटोरिक मत कीजिए, आप 4 नाम बताइए जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है। 4 नाम बता दीजिए, 4 नाम बता दीजिए, 4 नाम बता दीजिए। ठीक है, हो गया आपका पहले। मैं बताता हूं, जगतार सिंह हवारा, सिख, कहां पर हैं? कहां जेल में है? तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल में है। फिर आप केस बताइए, अभी उनको सजा नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट से। फिर आप बोले जाएंगे ये है इनकी बात। क्या बात? मैंने नाम लिया ना, तथ्यों पे बात नहीं कर सकते कभी भी। मैंने नाम लिया, सरदार जगतार सिंह हवारा, जेल से खूंखार आतंकवादी। ये है हमारी लड़ाई। कैसे आतंकवादी है वो? कैसे आतंकवादी है वो? वो भी आरोपी है, वो भी आरोपी है। ये है लड़ाई हमारी। वो आतंकवादी, वो आरोपी था जिसने सबसे ज्यादा किया था, उसको आतंकी नहीं मानेंगे क्या? कसाब भी तो आरोपी था, आतंकी नहीं मानेंगे क्या? बताइए मुझे, बताइए ना मुझे। पुरोहित भी आतंकवादी है। और जिन RSS के लोगों के नाम छुपा रखे हैं, जो करकरे साहब ने इन्वेस्टिगेशन की थी, सुन लीजिए, 2 तरह की इन्वेस्टिगेशन है। एक करकरे साहब ने 1 मिनट पूरा हो चुका है, फिर भी मैं आपको 20 सेकंड और दे रहा हूं। ना चुप करा दिया साहब ने एक ये मैं एक्सपोज करूंगा। आप अरे देखिए, कागज के साथ एक्सपोज करूंगा, आपकी तरह झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बताऊंगा, आपकी तरह खड़ा होकर टीवी के आगे झूठ नहीं बोलूंगा। कागज से एक्सपोज करूंगा, ये कागज से एक्सपोज करूंगा। अरे सर, मुझे कागजों की जरूरत नहीं है, मुझे जबानी याद है सारी चीजें। मुझे जबानी याद है। एक सेकंड करके, एक सेकंड 20 सेकंड दे दीजिए, 20 सेकंड दे दीजिए। ह्यूमन राइट कमीशन, मुझे जबानी याद है सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट मुझे जबानी याद है सर, मुझे जबानी याद है। कागजों की जरूरत नहीं है मुझे पूछिए कौन सा केस बोलने दीजिए उनको। आपने 1 मिनट बोला, सबने 1 मिनट बोला, उनका भी तो हक है ना। फिर यही तो अन्याय है। मैं आपको मौका दूंगा आपको दोबारा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ये लेटर है, लॉ डिवीजन का, जिसके अध्यक्ष और कोई नहीं, सुप्रीम क्या रोपणी। मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। मैं वही रहती थी, मारने वाले बदल जाते थे। मैं आपको 4 अगस्त 2014 प्रोसीडिंग का है, प्रोसीडिंग आप पढ़ लीजिए। ये उन्होंने क्या लिखा है, चेयरमैन ने लिखा है, जो हमने कहा कि इनके साथ जो टॉर्चर हुए, इनके साथ इनह्यूमन बिहेव हुआ, इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट मांगी, और रिपोर्ट पर पढ़ के कहते हैं, कमीशन केयरफुली एग्जामिन द रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि कमीशन को जो रिपोर्ट मिली है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उसको देखा, और वो सिर्फ व्हाइट वॉश है एलिगेशंस के ऊपर। और उन्होंने यहां तक लिखा है कि उन्होंने जो विक्टिम है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उस तक का उन्होंने बयान नहीं लिया। उन्होंने इंक्वायरी किस तरीके की है, और प्राइमा फेसा ये लगता है कि जो एलिगेशंस है उनके साथ, इनको टॉर्चर करने के, इनह्यूमन करने के, ये सही है। और डीजीपी महाराष्ट्र को कहा है कि वो इस मामले को दोबारा इंक्वायरी करे। आपका पेपर है, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बोला कि मारने वाले बदल जाते थे, मैं वही रहती थी, मुझे टॉर्चर किया गया, गंदी गालियां दी गई। सन्यासी
एक सन्यासी, वो भी महिला, उसे आप पॉर्न मूवी दिखा रहे हैं, उसे आप ब्लू फिल्म दिखा रहे हैं, उसके सामने गालियां बक रहे हैं, उसके सामने आप अश्लील बातें कर रहे हैं, उसको आसन से उठा के 6 फुट से यूं ठोक रहे हैं, आप उसे जूते से मार रहे हैं। आपने उसे इस कदर मारा कि उसकी छाती की झिल्ली फट गई, उसकी रिब्स टूट गई, वो वेंटिलेटर पर चली गई। ये है प्राचा जी का आतंकवाद, ये है फारूक साहब का आतंकवाद, जिन्होंने आतंकवाद को घड़ने के लिए एक सन्यासी को मोहरा बनाया। देखिए सारी बातें सच है। आपने आरके सिंह साहब का नाम कोट करा, आपने भी और आपने भी, लेकिन कांग्रेस का शासन, कांग्रेस की सरकार, एक सेकंड, इतनी भोली भाली थी कि एक होम सेक्रेटरी चिट्ठी में लिख के देता है कि इस देश का 80% आबादी जो है वो जो रिप्रेजेंट करती है वो सेफरन टेररिज्म को रिप्रेजेंट करती है, और सरकार ने बोल दिया, उसको होम मिनिस्टर ने बोल दिया। इतनी भोली थी ये सरकार, बताइए। ये 80% और 90% कहां से आया ये मुझे नहीं पता, तो आप जरा अपने तथ्य ठीक करें। पहले तो कोई ऐसी बात नहीं बोली गई है, पहली बात। दूसरी बात ये नहीं बोली गई भगवा आतंक की बात। 80% में किसने बोला? 80% शिंदे ने क्या बोला? फिर वही 80% बताओ। वो तो आरके सिंह ने, हिंदुओं की आबादी है ना इस देश के अंदर। वो तथ्य किसने बोला? तथ्य किसने बोला? ये तथ्य किसने बोला? ये तथ्य नहीं है। नहीं मानते क्या? फिर झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, फिर झूठ बोल रहे हो आप मानना नहीं चाहते। फिर वही बात, फिर वही बात, ये उनसे पूछ लो ना पहले। मैं बता रहा हूं इस देश के आतंकवाद का रंग भी होता है, आतंकवाद का अगर रंग देखना है तो लीबिया से सीरिया तक देखिए, पाकिस्तान से। उनका समय है, उनके 40 सेकंड है, उनको मिलेंगे, टाइम मिलेगा। बोलिए, अनफेयर है, बोलिए। हजारों दलित महिलाओं के साथ, हजारों एसटी महिलाओं के साथ यही जुल्म हो रहा है, उसकी भी निंदा करते हैं। साध्वी प्रज्ञान सिंह के साथ हुआ है, उसकी भी निंदा करते हैं, बराबर की निंदा करते हैं, बराबर की निंदा। आगे 40 सेकंड। जी बोलिए। दूसरी बात, साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर के खिलाफ ढाल नहीं, वो हमारे भाई हैं, हमसे ज्यादा, हम अपने से ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे अपने से ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की अपने से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सवाल ढाल नहीं है, वो हमारे भाई हैं। ढाल की जरूरत किसी और को होगी, उन्हें, हमें किसी ढाल की जरूरत सवाल नहीं। दलित भी तो हिंदू होते, दलित को अलग करके क्यों देखा जाता है इस देश के अंदर? मुसलमान बोलिए। हम एससी एसटी जो कि हमारे हम संविधान। एक सेकंड, इनके सवाल सुनेंगे ना। अरे इनके सब बोलिए, आप सवाल पूछिए। सर आप अपनी बात रखिए। सर आप दोनों ये कहते हैं कि न हिंदू आतंकवाद है न मुस्लिम आतंकवाद है। अगर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ ये बोला गया है, न कोई सबूत है, और आप संवैधानिक मशीनरी को अगर मानते हैं तो इसका आप खंडन क्यों नहीं करते हैं? पॉइंट है बात के अंदर। बोलिए सर, बोलिए। आप कहते हो दलित हमारे भाई हैं, तो एएमयू में उनको रिजर्वेशन दे दीजिए। फिर एएमयू में दलितों को जितने इदारे बनेंगे उनमें उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। राकेश सिन्हा जी मैं अभी बार जमीनों पे उनमें उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। हम बताते हैं आतंकवाद की बड़ी भाषा क्या है, हम जो बनाएंगे। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा था, क्या वो आतंकवादी था या नहीं था? आज ये इस मंच पर आप इस बात को क्लियर करके जाइए। नाथूराम गोडसे को कौन मानता है? ठीक है। गौरव भाटिया, राकेश सिन्हा कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? महमूद प्राचा, आपका नाम राकेश सिन्हा नहीं है ना? राकेश सिन्हा, प्राचा साहब, ये गलत तरीका है। राकेश सिन्हा बोलिए। चुप रहिए। आप लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ेंगे। आप रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। विरोध रहेगा। ऑडियंस प्लीज रुकिए, आप लोग रुकिए। अब आपने बहुत सवाल पूछा ना, ओके राकेश जी, अब आपने बोल दिया, इत्मीनान रखिए सर, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। मैं जवाब देता। उत्तेजना, देखिए हम लोग भारतीय हैं, डिबेट कर रहे हैं, दृष्टिकोणों का अंतर है, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर जिसने भी गोली चलाई, गोडसे, मैं उसका नाम लेने से, मैं ऐसे व्यक्ति का नाम लेना भी अनुचित समझता हूं। आप गोडसे भजन कीजिए, मैं गोडसे भजन नहीं करने वाला हूं। सुन लीजिए। ठीक है, गोडसे विषय नहीं है आज का सर, हम लोग विषय को बदल देते हैं। ये टैक्टिकल मूव नहीं होना चाहिए। आप सवाल का जवाब दीजिए। गोडसे आतंकवादी था, नहीं तो और क्या था? गोडसे आतंकवादी था, सुन लीजिए। अब गोडसे आतंकवादी था, इसमें आप आपत्ति क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं 10 सेकंड में एक बात जी 10 सेकंड करता हूं कि आपने गोडसे को आतंकवादी माना। ठीक है, आपने गोडसे को आतंकवादी माना। ठीक है, बैठ जा, थोड़ा पढ़। एक सेकंड रुकिए ना, आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे सुन लो। राकेश सिन्हा जी को इससे बहुत
परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? प्राइवेट मेंबर बिल लाने के बाद रुकना पड़ेगा। आप देखिएगा, प्लीज राकेश जी बोलिए, राकेश जी बोलिए, राकेश जी को बोलने दीजिए। अजय गौतम राकेश जी को बोलने दीजिए, राकेश जी बोलिए। 10 सेकंड में जवाब देना चाहता हूँ। शाहबुद्दीन को क्या मानते ये ऐसी डिबेट, मेरी डिबेट ऐसे नहीं होती। मैं इस डिबेट को वाइंड अप कर रहा हूं अगर ऐसी डिबेट हो रही है। मेरी डिबेट ऐसी नहीं होती, बाकी चैनल पे होती होगी। अमीश देवगन की डिबेट में सबको बराबर का मौका मिलता है। बोलिए आप राकेश सिन्हा, फिर गौरव भाटिया और फारूक खान। इतना ही कहना चाहता हूं कि साध्वी प्रज्ञा 38 साल की उम्र में जेल गई, पूरी युवावस्था को बर्बाद कर दिया गया, उनको टॉर्चर में वो किया गया जिसका मैं वर्णन सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता। उसके बावजूद संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, वो चुनाव लड़ने आई हैं। तो आज ओवैसी से लेकर प्राचा तक इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि हिंदू समाज की जो एक महिला है, जब वो सार्वजनिक रूप से कहती है कि मैं एक इनोसेंट होकर चुनाव लड़ने आई हूं, तो इनको खलबली मच रही है। मैं और दूसरी बात कहना चाहता हूं, कैंसर कहा आतंकवाद को, आतंकवाद कैंसर होता है, ये कैंसर का एक प्राइमरी सोर्स होता है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहता आतंकवाद का धर्म नहीं होता। मैं कहता हूं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जैसे मोहम्मद क्या है, आईएसआईएस क्या है, लश्कर तोयबा क्या है, पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक सोर्स है और उसको स्वीकार कीजिए। मैं हिपोक्रेसी नहीं विश्वास करता हूं। इस्लामिक आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद है, स्वीकार करना चाहिए। तो भगवा आतंकवाद भी फिर है। एक मिनट, अगर इस्लामिक है तो भगवा। देखिए, बस मुझे 30 सेकंड दें। जो मेरे बड़े आदरणीय भाई साहब ने कहा ना, देखिए प्रॉब्लम क्या है, कहां लेके चले गए। हम सब ये कह रहे हैं और सारे हिंदुस्तान के लोग ये जानते हैं, जो लोग हर धर्म में, हर संप्रदाय में कुछ ल्यूनेटिक्स हैं, पागल हैं। सुनिए, सुन लीजिए गौरी आया, गजनी आया, हमने आतंकवाद नहीं किया। अब बोलने नहीं देंगे। कश्मीर से आप कंडक्ट कीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। एक आतंकवादी पैदा बोलने नहीं देंगे। में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, खत्म हुआ वो। बोलिए अपनी बात करो। आज मुझे ऑडियो नहीं जा रहा किसी का। आज मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिन्हा जी ने नाथूराम गोडसे को, प्रथम बार मैंने किसी भाजपा के प्रवक्ता को, गोडसे को आतंकवादी कबूल करने में मुझे बहुत खुशी है। मैं कहता हूं कि याकूब मेनन आतंकवादी था और मैं कहता हूं कि गोडसे आतंकवादी था, और इन्होंने बात मानी, मुझे बहुत खुशी है। साध्वी प्रज्ञा तब तक आतंकवादी नहीं कही जाएंगी जब तक कोर्ट जुर्म साबित नहीं होगा। बीजेपी क्या करना चाह रही है उनको टिकट? बीजेपी इसलिए कह रही है कि आप लोगों के मुद्दों से बात हट जाए। कहां गई रोजगार, कहां गई नौकरी, कहां गई किसान, मसला ये है। फारूक खान साहब आपने अपनी बात को रखा। मुझे खुशी होती है, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, मुझे खुशी होती है जब ये कहते हैं कि चुनाव में मुद्दों से ध्यान भटक रहा है, लेकिन सिद्धू जब कहते हैं 64% मुसलमान एक हो जाए, तो वो कौन सा मुद्दा है? जब मायावती कहती है कि सारे मुसलमान गठबंधन को वोट डाले, तो वो कौन सा मुद्दा है? और सुनिए, अभी मैं बीच में नहीं, अगर आप बोलना चाहते हो मैं चुप हो जाऊंगा। फारूक खान, ये तो बिल्कुल बीच में नहीं। सुनिए, दूसरी सबसे बड़ी बात है, 8 साल एक निकम्मी निठल्ली सरकार रही जो कि केवल हिंदुओं को प्रताड़ित करती रही। मैं कहता हूं इस मंच से, और भगवान मुझसे गलत ना बुलवाए, मेरे शब्द ऐसे ना हो कि किसी मुसलमान भाई को ठेस लगे। हिम्मत है राहुल गांधी कह दे मैं हिंदूवादी नहीं मुस्लिमवादी हूं। हिम्मत है राहुल गांधी कह दे इस्लामिक टेरर होता है। हिम्मत है शशि थरूर कह दे कि इस्लामिक पाकिस्तान बन जाएगा। और यही दिखाता है कि हिंदू क्योंकि सहनशील सहिष्णु होता है, तो उसकी भावनाओं को आहत किया जाता है। और क्या, एक मिनट मेरे भाई, दिग्विजय सिंह वो है जिनको जाकिर नायक में शांति का मसीहा दिखाई देता है, जिनको बाटला हाउस में आतंकवादियों में बच्चे मासूम दिखाई देते हैं, और साध्वी प्रज्ञा वो है जिन्होंने एक महिला होने के बाद उनकी इज्जत को तार तार किया गया, कानून का इंतजार किया, 8 साल बाद न्याय मिला है। और मुझे गर्व है कि हमारे पास ऐसा कैंडिडेट है। पब्लिक भी कुछ कहना चाह रही है। मैडम आप कुछ कहना चाह रही हैं? खड़े होकर बोलिए। देखिए सर, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, जो हमारी सनातन संस्कृति रही है, इन्होंने उसे भगवा को राजनीतिक रंग दे दिया है। ये सबके लिए एक हमारी ऋषि मुनियों की पहचान है, तो इसको कृपया आप राजनीतिक रंग मत दीजिए। और मैं 4 लाइन ये कहना चाहती हूँ कि पहनकर भगवा रंग चोला बड़ा अभिमान करती हूँ,
हृदय में जोश की ज्वाला अमित सम्मान करती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देश राम विरोधी हैं, प्रभु से प्रीत है जिनको उन्हें मैं गीत सुनाती हूँ। जी जी, फारूक साहब, देखिए ये कहना आसान है कि एक होम सेक्रेटरी ने बोला और पूरी थ्योरी आ गई। दूसरी बात, इस देश के अंदर हिंदू टेररिज्म की थ्योरी को बढ़ाया गया, पनपाया गया, लगातार 4 साल उस पर बोला गया। ये शर्मनाक नहीं है क्या अपने आप में? फारूक खान आपका नाम नहीं है साहब? फारूक खान, गौरव भाटी, फारूक खान आप नहीं है? गौरव भाई एक सेकंड बोलिए। देखिए इस देश में सदियों से हिंदू और मुसलमान साथ रहा है और हिंदू और मुसलमान भाई भाई है। और एक बात बता दूं आपको, ये कुछ 2-4% लोग होंगे, ये 2-4-5% लोग होंगे इधर भी उधर भी, जो इस गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं। और सुनिए, ये भाजपा के लोग हैं। जहां कांग्रेस ने गलत किया, मैं कांग्रेस को भी कहता हूं, मैं आपको भी कहता हूं, आप योगी आदित्यनाथ जैसों को बनाते हैं मुख्यमंत्री। अब आप बोले जा रहे हैं, अब मैंने आपको क्या बोला, आप बोले जा रहे हैं छप्पन की छाती है। मैं देखिए, मैं कांग्रेस हमसे नहीं लूंगा, लेकिन आपके पास आता हूं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर, बताइए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस 370 को क्यों मेंटेन करना चाहती है जब बीजेपी उसको हटाना चाहती है? 370 को, लेकिन वो आज का विषय नहीं है, फिर भी आपने अपनी बात को रखा। सवाल आपका, साध्वी प्रज्ञा जी को कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया है और रिहा कर दिया है, तो कांग्रेस जब आतंकवाद का या कोई अपराधी का कोई धर्म नहीं होता अपराध का, तो अब क्या कांग्रेस माफी मांगेगी साध्वी प्रज्ञा जी से और हिंदुओं के लिए माफी मांगेगी कि हिंदू का कोई आतंकवाद नहीं होता हिंदू नाम? जी, मुझे पता है आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन महमूद प्राचा का भी समय है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस जिसने इस थ्योरी को इजाद किया, आज कई कुल मिलाकर जो बीजेपी लाइन ले रही है, वो कह रही है ये धर्म युद्ध है 2019 का, क्या ये कांग्रेस पे भारी पड़ेगा? देखिए, जब भी देश को बांटने का काम होगा तो आरएसएस को फायदा होगा। जितने भी कार्य धर्म के नाम से होंगे, हिंदुओं के नाम से होंगे, आरएसएस को फायदा ही होगा। तो जो लोग उनको इसमें मदद करते हैं वो आरएसएस की मदद करते हैं। मैं अपने उस छोटे भाई की जवाब एक सेकंड नहीं, ऑडियंस आप अपनी बात को रखिए, लेकिन सवाल का जवाब देने दीजिए उनको। बोलिए। आरएसएस से नफरत नहीं करते, हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो देश बांटना चाहते हैं। नफरत नहीं करते हम, वो देश बांटना चाहते हैं, हम देश बंटने नहीं देंगे। क्या अब आपकी बात का जवाब देंगे? आपकी बात के जवाब दे, उनकी बात का जवाब देने दीजिए। आपको आप उनकी बात का जवाब दें। तो फारूक भाई बोलते हैं हिंदू महासभा, जैसे मोहम्मद की तुलना हिंदू महासभा से करते हैं। ये हिंदुस्तान में रहते कहाँ रहते हैं सर? अभिनव भारत आपने अपनी बात को बैठिए, ये उनका जवाब गलत कर रहे हैं। अब बैठिए, पहले बोल चुके ना एक बार। नहीं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरी नहीं हुई है मेरे छोटे भाई, ऐसे बरी नहीं हुई है। मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिला है, मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिला है, बरी नहीं हुई है वो। ठीक है, फिर भी लेकिन वो अभी भी आतंकवादी नहीं है, वो आरोपी हैं। ठीक है, अजय गौतम 26/9/2008 26/9/2008 वो कह रहे हैं मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिला है। मैं सर उसी तथ्यों पे बात मत कीजिए, ये गलत कर रहे हैं। 26/9/2008 तथ्यों पे बात मत कीजिए, 26/9 मारे जाएंगे। तथ्यों पे बात मत कीजिए, सर मुझे उसका जवाब ही नहीं होगा। फिर इनके पास उनको बोलने दीजिए ना, पूछिए मेडिकल ग्राउंड पे किसी और ग्राउंड पे। फिर देखिए अभी गलत हो रहा है उनके साथ। सुन तो लीजिए, 29/9/2008 को मालेगांव ब्लास्ट 2 हुआ, जिसके अंदर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक्यूज नंबर 1 बनाया गया। लेकिन 21/12/2006 को जब मालेगांव फर्स्ट हुआ था और 13 एक्यूज उसके अंदर थे जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करी, वो कौन थे बता दीजिए पराचार्य। कौन थे? मैं बताता हूं। हिंदू थे या मुसलमान थे? ये बताइए। बताओ बताइए, डिस्कशन होना चाहिए ना। इन्होंने बोला एक्यूज कौन थे, अब आप नाम बताइए और फिर आप बताइए। रुकिए, बोलिए आप बोलिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 40 सेकंड, देन 40 सेकंड योर। ठीक है सर, पहला एक्यूज था नरुल हुदा, दूसरा था शाबिर अहमद, तीसरा था रईस अहमद, डॉक्टर सलमान, डॉक्टर फारूक, शकील मोहम्मद, आसिफ खान, मोहम्मद जाहिद, अबर अहमद, रियाज अहमद, इश्तियाक अहमद, मुनव्वर अहमद और मुजम्मल अली, जिसमें 3 पाकिस्तानी थे। मालेगांव ब्लास्ट हुआ तो 13 तो फिर हिंदू आतंकवाद हो गया, हुआ हिंदुओं को बदनाम कर, ठीक है, हुआ हिंदुओं को फंसाया। फिर अब हिंदुओं को क्यों बदनाम किया गया? कांग्रेस की सरकार ने हिंदुओं को क्यों बदनाम किया? बोलिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी पाकिस्तानी है, पहली बात आप ये सुनिए। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हाईली ऑब्जेक्शनेबल। देखिए सर, पब्लिक
सर अगर आप अभी कह रहे आप भी माफी मांगिए। माफी मांगिए। देखिए ये गलत है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर बहस करे, अच्छा लगेगा। ये गलत, झूठ नहीं बोलेंगे। आप सुनिए, बात सुनिए। आप लोगों को एक सेकंड बैठिए आप बैठिए प्लीज बैठिए प्लीज। नहीं बिल्कुल इज्जत है, बैठिए प्लीज बैठिए। मैं आपकी बात रखूंगा, प्लीज बैठिए आप लोग। आपको पूछना चाहिए कैसे ये बात बोली। अमीर जी माफी मेरा निवेदन है आप लोग। एक सेकंड माफी नहीं, आप लोग शांत कराइए लोगों को। नहीं ये शांत कराइए आप लोग। राकेश सिन्हा गौरव भाटिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल शांत है भाई, हमारी शांत है। देखिए पाकिस्तानी कैसे बुला दिया। नो सेकंड है, मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ। देखिए ये गलत बात मत करिए, नहीं बताता हूँ, दिखा दूंगा आपको। चलिए आप ये गलत मत करिए। देखिए एक बात जान लीजिए, एक सेकंड देखिए, आपस में आप लोग इस तरह से अगर करेंगे, गेस्ट को बोलने दे। ओके देखिए आपने महमूद प्राचा, एक सेकंड महमूद प्राचा, शादी प्रज्ञा पाकिस्तानी है, ये कितनी शर्म की बात आप बोल रहे हैं। क्यों शर्म की बात, मैं बता रहा हूँ। बोलिए बिना बताए बोलिए। उनको बोलने का मौका है ना, उनकी बोलने की आजादी है ना, उनको 30 सेकंड दीजिए। अमीर जी मैं एक इंटरवेंशन करना था, पूरी कीजिए, एक पंक्ति पे कीजिए, एक पंक्ति का। देखिए हर धर्म में धर्मगुरु का एक महत्व है। साध्वी प्रज्ञा सामान्य नागरिक नहीं है, हमारी एक धर्म गुरु भी हैं, सन्यासी। और यदि उनको आपने पाकिस्तानी कहा, आप माफी मांगिए, और आपको माफी मांगना पड़ेगा। ऑडियंस का माफी मांगना चाहिए, आपको माफी मांगना पड़ेगा। हो गया, बस हो गया। अब बोलिए आपको नहीं ठीक है, आपने बोला। आप देखिए डिबेट तो चलेगी, डिबेट चलेगी। ये बोलना गलत है, डिबेट नहीं चलने देंगे। आपने ये गलत बोला, तथ्य बताता हूँ, सही बोला, 100% सही बोला, तथ्य बताता हूँ। नहीं माफी तो मैं ठीक है ओके, आप अपने शब्दों को वापस ले लीजिए, आप अपने शब्दों को वापस ले लीजिए। रिपीट करता हूँ वही बात जिसकी मानसिकता जिससे मिलती है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल मिलती है। अमीर जी गलत है, सन्यासी का अपमान नहीं होगा ऐसे। हमारे मुसलमान मौलाना भी बहुत चोर होते हैं, जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पर आरोप है, वैसे मुसलमान भी बहुत बदमाश होते हैं, उनके मौलाना भी बदमाश होते हैं, हमारे भी। कोई दिक्कत नहीं है। बात सुनो। आप साध्वी प्रज्ञा, मैं बोल रहा हूँ, तथ्य बोलूंगा, सच है बोलूंगा। अगर तथ्य गलत हुआ तो फिर माफी मांगेंगे। बिल्कुल मांगूंगा, वरना ये मांगेंगे। ठीक है बिल्कुल मांगेंगे, आप अपनी बात ये मांगेंगे। जो जिंदाबाद है उनके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। बैठिए आप लोग, चुप आप बैठिए, आप बोलने दीजिए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा है तथ्यों पे बेस करो अपनी बात, किसी और चीज पे नहीं। आप लोग बैठे, मैं बाहर कर दूंगा जो खड़ा होगा आएगा। हम बताते हैं, देखिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन हमारे देश के सबसे बहादुर सिपाही ने किया था, जिसका नाम करकरे था। आप समझ लीजिए, जो 26/11 में शहीद हुआ था, उसने किया इन्वेस्टिगेशन। उसने ये फाइंडिंग दी है कि आरएसएस के लोगों के आईएसआई के संबंध थे इसी केस में। इसीलिए फिर झूठ आप बोलिए ना उनसे। मैं दिखाऊंगा, मैं चार्जशीट दिखाऊंगा, मैं चार्जशीट दिखाऊंगा, मैं चार्जशीट में दिखाऊंगा। इन्होंने नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है। आप बोल दिया, तथ्य पे बोल रहा हूं मैं, वैसे नहीं बोलता। देखिए पास भी तथ्य है, देखिए मेरे पास भी तथ्य है, मेरे पास तथ्य है। आप जैसे मोहम्मद से आपने कहा, प्लीज जैसे उनकी आतंकवादी सोच है, अच्छा गौतम आपने समझ लिया ना, वैसे ही आपकी आतंकवादी सोच है। एक भारतीय में तो इन्होंने पाकिस्तानी ढूंढ लिया, लेकिन अफजल गुरु को जब फांसी हो रही थी कह रहे थे न्यायिक हत्या हो रही है उसकी। तो ये इनकी सोच है। लेकिन मैं कहूंगा कम शब्दों में, झूठ बोल रहे हैं आप, कड़ी निंदा। और मेरे भारत के भाइयों और बहनों, चुनाव चल रहा है, ऐसा झटका देना कि जोर से पाकिस्तान में ही जाके गिरे। दूसरी बात, और अभी मेरे भाई ने एक उदाहरण दिया, मैं इनको बताना चाहूंगा। एक और केस हुआ था जिसमें समझौता एक्सप्रेस का यूएस के होम डिपार्टमेंट ने कहा आरिफ कसमानी एक पाकिस्तानी का हाथ है, और यही कांग्रेस की सरकार थी जिसने पाकिस्तान का लिंक नहीं प्रोब किया, उसने घुमा दिया हिंदू आतंकवाद में क्योंकि वोट बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को ठीक है गौरव, पब्लिक भी बहुत कुछ कहना चाहती है, उनके पॉइंट्स भी लूंगा मैं। नहीं रुकिए, आप नहीं बोलते रहेंगे, ऑडियंस भी कुछ कहना चाहती है, एक ऑडियंस भी कुछ कहना चाहती है। सर क्या कहना चाहते हैं आप? सर ये तो 40 सेकंड ये तो तुकाराम ओम बोले ने पकड़ लिया कसाब को, नहीं तो वो तो डिक्लेयर हो चुका होता।
और आप जो बोल रहे हैं तो उसमें वो भी गलत है, समझे? तुकर नहीं, गॉडसे को मैं नहीं मानता टेररिस्ट। गॉडसे मर्डर था, वो सिटिजन चार्ज में नहीं हुआ, उसको फौज दी, उसको फांसी हुई है। इस समय लाइव देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला डिबेट शो। आज मैं कुछ तथ्यों की बात करता हूं। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एनआईए की रिपोर्ट ने क्या कहा, यह देश को बताना जरूरी है। सबूत बेहद कमजोर थे और सबूत के नाम पर सिर्फ एक मोटरसाइकिल निकली थी, और वो मोटरसाइकिल भी साध्वी प्रज्ञा ने 2 साल पहले इस्तेमाल करनी बंद कर दी थी। प्रज्ञा के नाम से थी मोटरसाइकिल, इस्तेमाल रामचंद्र कल संग्रह करता था। यानी कुल मिलाकर एक आतंकी आरोपी जिसको भगवा आतंक की पोस्टर गर्ल बनाकर, पोस्टर बनाकर चिपकाने की कोशिश गई, एक मोटरसाइकिल मिली सिर्फ। तो फारूक खान साहब, अब आप मुझे बताइए, एनआईए की जांच कहती है कि सबूत ही नहीं है और आप लोग कहते हैं कि यह आतंकी आरोपी है। बताइए, इसको हाफिज सईद के साथ कंपेयर किया जाता है? इस देश में कानून का राज है और संविधान के तहत एक प्रक्रिया है जिसके तहत कोर्ट चलती है। एनआईए ने कोर्ट के सामने आवेदन लगाया कि ये मुकदमा नहीं बनता, हम कुछ साक्ष्य उपलब्ध ये तो हमें पता है, नहीं सुनिए अमिश भाई, देखिए आप बोलने नहीं देंगे, 40 मिनट दे तो बोलने की प्रक्रिया से चलता है, आवेदन आपको इतनी एंजाइटी क्यों हो जाती है? बोलने नहीं देते हो अमिश भाई, आप अपना लॉजिक बताइए। आप ही बोलते रहते हो अपने शो में। मैं लॉजिकल बात करता हूं, लॉजिक से काट दिया, लॉजिकल बात कर रहा हूं, लॉजिक से काट दिया, लॉजिक से काट दिया। जी फारूक साहब, एनआईए ने लगाई एप्लीकेशन, जी कोर्ट ने कहा कि एप्लीकेशन डिसमिस की और कोर्ट ने कहा पर्याप्त सबूत है मुकदमा चलाने के लिए। मतलब क्या हुआ बताइए इसका मतलब क्या हुआ? कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बेल दी कि नहीं दी? अरे भाई, कोर्ट ने बेल दी कि नहीं दी? बेल मेडिकल ग्राउंड पे हुई, बेल नहीं होती है। बेल का लॉ पता है आपको, कानून पहले पढ़ लीजिए। और कन्हैया बेल इज रूल ग्राउंड पे मिली थी क्यों? कन्हैया कुमार बात कर लेते हैं दोनों की। वाह वाह, कौन सी बात कर रहे हैं आप? मैं दोनों बातें कर रहा हूं। कैसी बातें? मैं सही बात कर रहा हूं। एक बड़े पत्रकार हैं, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, बड़े और छोटे पत्रकार की कैसी बातें कर रहे हैं आज? कन्हैया गड़बड़ा गए क्या? देते हुए आज भूल गए, लाइन भूल गए आज। ये एक बीमारी है, बीमारी को फैलने से रोकिए। क्या साध्वी प्रज्ञा के लिए ये इस्तेमाल हुआ? अगर हुआ तो बताइए, हुआ तो बताइए। अरे आमिश भाई, अपने तथ्यों को ठीक कीजिए। मेरा तथ्य सही है, मत घबराइए, आप अपने तथ्यों को सुधारिए। मैं क्यों घबराऊंगा? आप बोल ही नहीं दे, जिन्होंने झूठ आप बोला बोल ही नहीं दे रहे, आप बोल ही नहीं दे रहे। बोलिए। आप आरके सिंह पे जरा सवाल पूछ लीजिए ना, क्यों सरकार में मंत्री हैं, क्यों भाजपा के आर के एमपी के कैंडिडेट हैं, क्यों आरके सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? अब आरके सिंह पर आ गए, बोलिए, अब आरके सिंह पर आ गए। क्यों नहीं? सरकारें इतनी भोली होती है, एक आरके सिंह के कहने के ऊपर ये सब कुछ है। भाजपा चल गौरव भाटिया पूछे थे, अच्छा ये कांग्रेस की सरकार इतनी भोली भाली थी कि किसी ने बोला हिंदू आतंक है, भगवा आतंक है, थ्योरी चला दी, 10 साल चला दी। अब बोली फारूक भाई ने पूरी चर्चा में एक बार नहीं कहा कि कांग्रेस कैसे सांप्रदायिक राजनीति करती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनको माफ कर देते। नहीं कहा, नहीं दिखाई दिया। आरके सिंह में मैं आपको यह बता दूं, कोई भी सेक्रेटरी जो होता है वो मंत्री के नीचे होता है, और जो मजबूत सरकारें होती है, ये सुन लो, मैं एक बात पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी, आप ज्ञान दे दीजिए, मैं पहले मैं बात अपनी पूरी रख लूं, फिर आप ज्ञान मत दीजिए, मुझे जानकारी है। गलत कहा मैं आपको उदाहरण देता हूं, मजबूत सरकार और मजबूत मंत्री क्या होता है। जब रफेल की डील हो रही थी तो एक जॉइंट सेक्रेटरी का नोट आया जिन्होंने कहा कि हस्तक्षेप कर रहा है पीएमओ। मनोहर पारिकर ने ठोक के लिखा कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं और पूरा अधिकार है कि मंत्री और पीएमओ इंटरफेयर करे। अगर सेक्रेटरी ने कुछ लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है वो मंत्री के इशारे पे ही लिख रहा है। मतलब ही नहीं आरके सिंह साहब की भ्रष्टाचार। सर प्लीज, आप बहुत अच्छे व्यक्ति में प्रणाम करते हो, लेकिन भारत की बेटी के प्रज्ञा के बारे में ऐसी भाषा प्रयोग ना करें। और जो आसाराम बापू को जो जेल भेजवाए, आसाराम बापू का विषय नहीं है। नहीं, उनको भी महिलाओं को आगे लाना चाहिए, उनको भी महिला को आगे लाना चाहिए। ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, खड़े हुई मैं प्राचा साहब से, जो ये कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा पाकिस्तानी है, ये सुन के बड़ा दुख हुआ। दूसरी बात ये है, ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता, ठीक है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जो आतंकवादी होता है वो मुसलमान ही क्यों होता है? ठीक एक भी कहना चाहते हैं। सर मैं एक बड़ा जायज सवाल पूछना चाह रहा हूँ गौरव भाटिया जी से, कि सब आतंकवादी कर रहे हैं, कोई रोजगार के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन कोई रोजगार के बारे में नहीं बात कर रहा। ठीक है। जी, आपका सवाल हो चुका है। आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए।
और महिलाओं के बारे में ठीक है, मैं दूंगा मौका। हिंदू आतंकवाद। मेरा सवाल समाजी से है। जी मेरा सवाल ये है कि आप हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है? नहीं, वो हिंदुस्तानी है। बैठिए। ठीक है, अब राकेश सिन्हा और डिबेट हो रही है। अजय पंडित जैसे अच्छा अजय गौरव जी निवेदन है मेरा। अमीर जी, इस देश के दो अभिमान थे। एक थे हमारे साधु और संत, दूसरी थी हमारी फौज। यूपीए सरकार ने क्या किया कि हिंदू आतंकवाद का षड्यंत्र रच के ना उन्होंने कर्नल पुरोहित जैसे हमारे ईमानदार फौजी को इम्प्लीकेट किया, हमारे साधु सन्यासियों को भी बदनाम किया। पहली बात। दूसरी बात मालेगांव ब्लास्ट से लेके मक्का मस्जिद ब्लास्ट तक 6 केसेस जो है हिंदू टेरर की बात करते हैं, लेकिन ना आज तक संदीप डांगे पकड़ा गया, ना रामचंद्रन पकड़ा गया। दोनों आज तक नहीं पकड़े जो कॉमरेड छुपा कर रखा। मैं पॉलिटिकल आता हूं। राकेश सिन्हा आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ओवैसी साहब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पता नहीं दोबारा चुनकर आते नहीं आते। क्या साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को टिकट देना ही बीजेपी के आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है? ओवैसी ने लिखा। देखिए ओवैसी साहब का मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब हैदराबाद में ISIS के एक्यूज पकड़े गए तो उन्होंने पहले बिना कहा कि मैं इसको लीगल एड दूंगा। ओवैसी ISIS के हिंदुस्तान में सॉफ्ट वर्जन है। मैं एक और कमेंट देना चाहता हूं। महबूबा मुफ्ती के कह रही है अगर मैं आतंक के आरोपी को चुनाव मैदान में उतारती हूं तो आप क्रोध की कल्पना कीजिए, महबूबा टेररिस्ट हैशटैग ट्रेंड करने लगे। अरे बुरहान बानी को अपने साथ रखने वाली महबूबा, जो बुरहान वानी को शहीद बोलती हैं, महबूबा 3/4 पाकिस्तानी हैं। 3/4 पाकिस्तानी है, 1/4 है। ठीक है, अब एक बात अमित साहब, एक पंक्ति में हो गया एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए अब इनको राकेश सिन्हा देखिए, गौरव भाटिया जी ने एकदम सही कहा है। गौरव भाटिया जी ने सही कहा है कि जो बीजेपी की सरकारें होती हैं वो अफसरों को डरा धमका के काम कराती है। और इसी तरीके से इसी तरह से एनआईए को डरा धमका के इन्होंने साध्वी प्रज्ञा। शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम को यही खत्म करता हूं, लेकिन निष्कर्ष ये कि साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने धर्म युद्ध वाला एक प्लान खेला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कांग्रेस इसमें फंस जाएगी? ये बड़ी बात होगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह थोड़े सहमे हुए नजर में आ रहे हैं, क्योंकि हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी कांग्रेस ने डेवलप करी थी, पनपाई थी, क्या उसका नुकसान 19 में होगा, वो बड़ी बात है। नमस्कार।